अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम अपना एमडी कैट और ई कैट के अंदर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। देखो भाई, अगर आपने ज़िंदगी में कभी इस चैप्टर को खोल के भी नहीं देखा, लेकिन जस्ट ये एक वीडियो देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या बात है। और आपके लिए एमडी कैट और ई कैट क्लास 9-10 में भी आपको ये चैप्टर बहुत मदद करेगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं कि अगर आप इस चैप्टर से फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, इस लेक्चर से फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, तो एक इस तरह की कॉपी बना लो। ठीक है। आज हमारा लेक्चर 4 है, मैं आपको 3 लेक्चर्स दे चुका हूँ, तो एक इस तरह की कॉपी बना लो। उस कॉपी के अंदर इस पूरे लेक्चर को लिखो, जो भी मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ उसे लिखो, क्योंकि जब आपका टेस्ट आएगा, अगर आपने नोट्स बनाए हुए होंगे तो आप रिवीजन कर लोगे और आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है। इस लेक्चर को अपने पास लिख लेना और नोट्स बनाकर मुझे सेंड कर देना। अच्छा भाई, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहो तो हो सकते हो। ग्रुप के अंदर हम आपको एमडी कैट और ई कैट की क्लासेस देंगे, जिसमें लेक्चर्स, एमसीक्यूज़, बुक्स हमारी ख़ुद की लिखी हुई, इसके अलावा टेस्ट, ऑनलाइन क्लासेस, गाइडेंस, सब कुछ मिलेगा। तो 4,500 रुपये फ़ीस है पूरे साल के लिए। आप ऐड हो सकते हो, स्टार्ट में नंबर आ रहा होगा। सही है। अब अपना जो है वो लेक्चर शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन। उसके बाद पूरे इस चैप्टर को कवर करेंगे और एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह मैं आखिर में दे दूंगा। अच्छा, सबसे पहले आपको दिया हुआ रोटेशनल मोशन। देखो भाई, चैप्टर का नाम ही रोटेशनल मोशन है। अच्छा, रोटेशनल मोशन क्या है इसको समझ लो। देखो भाई, जब भी रोटेशनल मोशन की बात होती है ना, तो रोटेशनल मोशन में आपके पास 2 टाइप आती है मोशन की। एक होती है स्पिन मोशन और सर्कुलर मोशन। जब भी आपके पास कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही होगी, यानी रोटेट कर रही होगी, या अपने एक्सिस पे घूम रही होगी, तो उन मोशन को आप कहोगे रोटेशनल मोशन। अब ज़रा मैं थोड़ा और मज़ीद डिटेल में जाके डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो भाई, आपके पास ये एक पॉइंट है जिसे मैंने सेंटर कह दिया। ठीक है, सेंटर कह दिया। इस सेंटर के इर्द गिर्द एक चीज़ मोशन कर रही है, इस सेंटर के इर्द गिर्द एक बॉक्स मोशन कर रहा है। ठीक है, या ये पूरा का पूरा सर्कल ही मोशन कर रहा है, तो ये इस तरह का मोशन आपके पास होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन की मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स को पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ, इट इनकम्पोसेस बोथ स्पिन मोशन एंड सर्कुलर मोशन। जब भी रोटेशनल मोशन की बात होगी तो आप उसमें स्पिन मोशन और सर्कुलर मोशन को देख रहे होगे। अब आ जाते हैं स्पिन मोशन के ऊपर। देखो भाई, आपके पास ये एक बॉल है। ठीक है, ये बॉल है। इस बॉल का कोई सेंटर होगा, इस बॉल का कोई सेंटर होगा। ठीक है, अगर ये बॉल अपने सेंटर के इर्द गिर्द मूव कर रही है, यानी देखो यूं बॉल आपने पकड़ी और ये बॉल यूं मूव कर रही है, तो इस तरह की मोशन को स्पिन मोशन कहेंगे। ठीक है, अर्थ की अगर हम रोटेशन देख लें तो वो भी एक स्पिन मोशन है। क्यों? क्योंकि देखो वो अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मूव कर रही है। ये जो मैंने लाइन निकाली है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है आपके पास? एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आई बात? देखो, कोई भी चीज़ बाउंड्री पे मूव नहीं कर रही, चीज़ खुद ही मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं खड़ा हूँ, मैं यूँ खड़ा हूँ, अब मैं यूँ मोशन करने लग जाऊँ। जब मैं यूँ मोशन करने लग जाऊँगा तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास है, यानी जो मेरा सेंटर ऑफ मास है, अगर उससे मैं एक लाइन पास करूँ, उससे एक स्ट्रेट लाइन पास करूँ जो कि मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा, तो मैं उसी के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ, है ना। तो ये स्पिन मोशन है। समझ में आई बात? याद रखना। अब इसको थोड़ा और आसान कर लो कि आपके पास एक बॉल है, उस बॉल को आप मोशन कर रहे हो, तो आप देखोगे कि बॉल में से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन इमेजिनरी होता है, पास हो रहा होगा, और बॉल अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मोशन कर रही होगी, इस तरह से यूँ मोशन, तो इसी को स्पिन मोशन कहते हैं। सही है। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन इंटरनल एक्सिस, जो इसके अंदर एक्सिस मौजूद है उसी के इर्द गिर्द घूम रही है चीज़। फॉर एग्जांपल देखो, यूँ मोशन हो रहा है, यूँ चीज़ घूम रही है, तो ये आपके पास स्पिन मोशन आ गया। सर्कुलर मोशन तो बहुत आसान है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर और ऑर्बिटल पाथ। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका सेंटर हो गया, सही है, ये आपका सरकमफेरेंस हो गया। ठीक है, इस सरकमफेरेंस पर अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है, फॉर एग्जांपल इस सरकमफेरेंस पर अगर कोई चीज़ मोशन करेगी, तो इस मोशन को आप क्या कहोगे? ऑर्बिटल और सर्कुलर मोशन। इसमें क्या हो रहा था? अपने ही एक्सिस पे मोशन हो रहा था। इसमें देखो अलग काम हो रहा है,
ये आपके पास सेंटर है, ये आपके पास सेंटर है, ठीक है, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, और आर चेंज नहीं होगा कभी भी, आर सेम रहेगा क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है ना। तो आपके पास चीज़ क्या कर रही है, यहाँ से चली यहाँ पर आ गई, ये सर्कम है ना, ये सर्कमफेरेंस है सर्कल का, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है। तो इस सर्कमफेरेंस पर अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है, इस सर्कमफेरेंस पर कोई चीज़ मोशन कर रही है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सर्कुलर या ऑर्बिटल मोशन है। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूँ, एटम, न्यूक्लियस होता है मिड में, दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे मोशन कर रहा है ना, ऑर्बिट पे मोशन कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। तो ये आपके पास एक किस तरह का मोशन हुआ, ये आपके पास एक सर्कुलर या ऑर्बिटल मोशन हुआ। चलो ये बात समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब आपके पास चीज़ सर्कुलर मोशन करेगी या ऑर्बिटल मोशन करेगी, अब मैं वर्ड सर्कुलर का यूज़ करूँगा, जब आपके पास कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करेगी तो फिर वहाँ पर जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर होगा सेंटर में, वो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, बहुत प्यारी बात समझ आएगी। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक सर्कल आ गया, ये आपके पास एक सेंटर आ गया, आपके पास इनिशियल पॉइंट ये था, एक ऑब्जेक्ट आपके पास इस पॉइंट पे था, थोड़े टाइम बाद ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आ गया, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस तो सेम रहेगा, रेडियस चेंज नहीं होता सर्कल में कभी भी। अब देखो, जब वो यहाँ से यहाँ पर गया, ए पॉइंट से एफ पॉइंट पर गया, तो यहाँ पर उसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इस ही डिस्प्लेसमेंट को मेरे बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात बहुत प्यारी क्लियर हुई ना। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? देखो, आप यहाँ पर थे, ठीक है, आपने सर्कल पर यहाँ पर आ गए, तो जब यहाँ से यहाँ पर आए तो एक एंगल कवर हुआ, उसी एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यही बात देखो लिखी हुई है, द एंगल विथ इट्स वर्टेक्स। देखो ये वर्टेक्स भी है, वर्टेक्स क्यों है, यहाँ से आप एक्स एक्सिस बनाओ, ठीक है, यहाँ से आप एक्स एक्सिस बनाओ, यहाँ से आप वाई एक्सिस बनाओ, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो देख रहे हो आप सेंटर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आकर मिल रहे हैं, तो इसको सेंटर भी कह सकते हो, इसको ओरिजिन भी कह सकते हो, इसको आप वर्टेक्स भी कह सकते हो। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो लाइनें आपस में मिल रही हों या दो एक्सिस आपस में आके मिल रहे हों। यहाँ पर देखो दो एक्सिस मिल रहे हैं, एक एक्सिस आपका एक्स है, एक वाई है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ही बनाते हो ना, एक्स परपेंडिकुलर टू वाई। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपने डिस्टेंस कवर किया, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। चलो बात समझ आ गई। अच्छा अब देखो ज़रा यहाँ पर बात ज़रा सुन लो मेरी। एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज साइड्स कट ऑफ। अच्छा अब इसको समझो, ये क्या बोल रहे हैं, हुज साइड्स कट ऑफ। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कट हुआ ना, एक पार्ट कट हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पर बना दूँ तो देखो ये एक पार्ट आ गया जो कि कवर हुआ। एंड आर्क ऑन द सर्कल, तो ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, सर्कल पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है, इसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, आर्क। लेकिन आप इसे ज़्यादा अच्छी तरह इस तरह जानते हो कि आर्क लेंथ, ठीक है। तो ये जो आपने सर्कल पे सर्कमफेरेंस, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसके ऊपर जो छोटा सा डिस्टेंस कवर किया है, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से लेकर एफ पॉइंट तक, इसको आप बोलते हो आर्क लेंथ। यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन बात समझ लो। ऑन द सर्कल इक्वल टू इट्स रेडियस, और ये जो आपके पास थीटा आ रहा है ये किसके बराबर है? रेडियस इक्वल टू आर्क लेंथ। समझ रहे हो? रेडियस इक्वल टू आर्क लेंथ। अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये फॉर्मूला आपके पास निकल कर आएगा। अब इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप थीटा भी कह रहे हो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, आर डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया जो कि आर्क लेंथ से ड्राइव होकर आता है। अच्छा एक बात मेरी याद रखना, जब आप ए पॉइंट से चलोगे और यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर आओगे और फिर दोबारा यहाँ पर आ जाओगे, तो ये आपके पास 360 कंप्लीट हो जाएगा। कहते हैं ना 360 पे घूम जाओ। 360 पे घूमना क्या है? मैं अभी आपको देख रहा हूँ, मैं इस तरफ आया, मैं यूँ आया, मैं इधर आया,
मैं दोबारा आपके पास आ गया, अब मुझे दोबारा घूमना पड़ेगा क्योंकि माइक का तार उलझ गया है। तो जब मैं ये दोबारा घूमा, इस तरह मैं जब घूमा था तो ये मैंने क्या करा, 360 पे घूमा। यानी मैं सामने था आपके, मैं इस तरफ गया, पीछे की तरफ गया, फिर इस तरफ आया अपने राइट की तरफ, फिर दोबारा आपके सामने आ गया। ये 360 होता है। यानी जहाँ से सर्कल में चलना वहीं पे वापस घूमकर आ जाना, ये 360 होता है। ये तो डिग्री में बात हो गई। रेडियन में बात करें तो इसे बोलते हैं हम 2 पाई। ठीक है, अगर हम रेडियन में बात करें तो इसे हम बच्चों बोलते हैं 2 पाई। सही है, तो यानी 360 इक्वल टू 2 पाई हो गया। इसको याद रखना, 2 पाई इक्वल टू 360। अब इससे हम रेडियन और डिग्री का रिलेशन निकालेंगे। तो 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि आप ए से चले, घूमकर दोबारा ए पर आ गए, एक रेवोल्यूशन आपने कवर कर ली। सही है, ये बराबर होता है, अगर आप डिग्री में देखना चाहो, यानी ये कितना कवर होगा, तो इस सिचुएशन में ये कवर होगा 360। मैं ज़रा करके दिखाता हूँ। देखो, आप यहाँ थे, पूरा घूमकर दोबारा यहाँ आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक आप देखो एक और सर्कल बन गया है ना। तो ये जो एक और सर्कल बना ये 360 है। समझ गया मेरी बात? इस तरह से ये 360 हो गया। चलो, और अगर यहाँ थे, इसको थोड़ा सा और प्यारा करके समझा देता हूँ, और अगर यहाँ थे, यहाँ पर आ गए, तो ये कितना हो गया, ये 90 हो गया आपके पास। उसके बाद यहाँ आ गए तो 180, यहाँ आ गए तो 270, यहाँ दोबारा आ गए तो 360। ये अभी मैं बना के दिखा दूंगा आपको। सही है, अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत प्यारा समझ में आया। बस एक छोटा सा जो है रिलेशनशिप देख लो, उसके बाद आगे चलता है। देखो भाई, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, तो आप क्या करोगे, इस 2 पाई को वहाँ ले जाके डिवाइड करा दोगे। तो सॉरी, मैं अगर आपसे ये कह लूँ 1 रेडियन कितने के बराबर होता है, तो आप इस 2 पाई को वहाँ ले जाके डिवाइड करा दोगे, तो ये रेडियन हो जाएगा। 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, इस तरह से पूछ लिया जाता है। अच्छा, अगर मैं इसको डिवाइड करा दूँ 360 डिवाइडेड बाय, वैसे तो मुझे पता है ये बराबर होता है 0.017 के, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ इसे सॉल्व। नहीं 57, हाँ सही है, 0.017, हाँ, तो 57 आ रहा है, बल्कि वो डिग्री था जो मैं बता रहा हूँ ना। तो 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर हो, या 1 रेडियन बराबर होता है 57.29 डिग्री के। सही है, 1 रेडियन कितने के बराबर होता है आपको पता चल गया। अब अगर मैं यही पूछ लूँ कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, तो 360 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई, वहाँ ले जाके डिवाइड करा दो। तो जब 360 को आप वहाँ ले गए तो यहाँ जस्ट 1 बच जाएगा, और ये डिग्री हो गया आपके पास। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 0.017 रेडियन, RET रेडियन। ठीक है, सही है, रेडियन। चलो, डिग्री जब भी एंगल होगा तो वो इस तरह से बना देंगे आपको, और रेडियन जब भी होगा तो लिख के दे देंगे। अच्छा, रेडियन लेते क्यों हैं ये समझ लो। देखो, रेडियन एक ऐसा हमारे पास, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, सबसे पहले तो याद रखो। डिग्री भी जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, मगर रेडियन और डिग्री में फ़र्क क्या है कि 1 रेडियन कब बनता है आपके पास, जब आपके पास रेडियस और आपके पास जो है वो आपके पास रेडियस और आपके पास जो आर्क लेंथ है, ये दोनों बराबर हो जाती है, तो 1 रेडियन बन जाता है। इसीलिए हम रेडियन लेते हैं। रेडियन क्यों लिया जाता है, क्योंकि रेडियन में आपके पास 1 डिग्री यानी रेडियस और आर्क लेंथ बराबर आ जाती है, तो 1 रेडियन बन जाता है। मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एस की वैल्यू भी 1 हो जाए, ये आर की वैल्यू भी 1 हो जाए, तो थीटा इज इक्वल टू 1, इसको मैं लिख देता हूँ 1 रेडियन। सही है, याद रखना रेडियन इसलिए लिया जाता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आ जाते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी पे आ जाते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हमारा हो गया। देखो भाई, कितनी तेज़ी से ये एंगल कवर हुआ, ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी पे आ जाते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि अगर मैं इस थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट से डिवाइड करा दूँ, तो ये हमारे पास हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी। बेसिकली कितना तेज़ी से हमारे पास जो है वो एंगल कवर हो रहा है, कितना तेज़ी से एंगल कवर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर टाइम कम लग रहा है तो यानी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। तो कितना तेज़ी से ये एंगल कवर हो रहा है, यही आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है। अब इसको अगर हम थोड़ा बुक की डेफिनेशन से देख लें, तो एंगुलर वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात क्लैरिटी में है? एंगुलर वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर टाइम आपके पास ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ओमेगा
इसको ओमेगा कहा जाता है। ओमेगा और टाइम का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपके पास ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये कम होगी। अगर टाइम कम लग रहा है यानी 1 सेकेंड लग रहा है तो ये जो है वो आपके पास ज़्यादा आ जाएगी। सही है। फॉर्मूला देख लो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं इसको यहाँ पर समझा दूँ तो ये यहाँ पर बनता है, बस जस्ट टाइम से डिवाइड कर दो। समझ गया मेरी बात? चलो अब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाते क्योंकि ये आसान चीज़ है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर आ जाते हैं। देखो भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है। आगे मैं रिलेशन लिखवा दूंगा, लेकिन यहाँ भी देख लो, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और इसका यूनिट भी देख लो, हाँ इसका यूनिट होता है हमारे पास रेडियन पर सेकेंड, और इसका यूनिट होता है हमारे पास रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। सही। तो कितना तेज़ी से आपके पास एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर मैं दूसरे अल्फाजों में कहूँ कितना तेज़ी से एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, या टाइम से डिवाइड करा दो आप एंगुलर वेलोसिटी को, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन होती है आपके पास। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बात क्लैरिटी में। अच्छा, अब आते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। देखो भाई, जब लीनियर मोशन हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हूँ, तो उस वक्त कोई एंगुलर क्वांटिटी नहीं आती। सही है। लेकिन जब एंगुलर मोशन हो रहा होता है ना, तो उस वक्त लीनियर क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। मेरी बात समझ में आई? फिर से बताता हूँ। देखो, अगर मैं इस पेन को स्ट्रेट लाइन में मूव कराऊँ तो अभी कोई एंगुलर क्वांटिटीज़ नहीं है, ना ही इसमें कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ना ही एंगुलर वेलोसिटी है, और ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन है। सही है। जस्ट ये लीनियर मोशन है। लेकिन अगर मैं इसी पेन को यूँ मोशन कराने लग जाऊँ, सर्कल में मोशन कराने लग जाऊँ, यूँ सर्कल में, तो अब इसके अंदर लीनियर मोशन भी हो रहा है और सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। सही है। आपने अगर कभी कार रेस देखी हो, वैसे तो पाकिस्तान में इस तरह के स्पोर्ट्स को पसंद नहीं किया जाता, देखते नहीं हैं लोग, लेकिन अगर कभी आपने कोई कार रेस देखी हो, फार्मूला रेस देखी हो, या वो जो गाड़ियाँ स्टेडियम में सर्कल में मूव कर रही होती हैं, तो डिस्टेंस वहाँ पर मीटर में मेजर किया जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि लीनियर क्वांटिटी होती है। सही है। समझो, अगर कोई बॉडी सरकमफेरेंस पे मोशन कर रही है तो हम इस डिस्टेंस को लीनियर लेंगे, एंगुलर नहीं लेंगे। सही है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर लो कितना डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ना, वो एक लीनियर डिस्टेंस होगा, एंगुलर डिस्टेंस नहीं होगा। देखो, एंगुलर तो यहाँ पर मौजूद है, एंगुलर सेंटर के पास मौजूद है, लेकिन ये बाउंड्री, ये तो बाउंड्री है। बाउंड्री तो आपके पास एक स्ट्रेट में मेजर होगी। आप बोलोगे सर कर्व है, बेशक कर्व है, उस कर्व को सीधा कर दो, तो सीधा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना मीटर है ये। तो ये जो बाउंड्री पे, ये जो सरकमफेरेंस पे मोशन हो रहे होंगे ना, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसने कोई वेलोसिटी तो होगी, उसके पास कोई वेलोसिटी तो होगी, तो वो वेलोसिटी लीनियर होगी। सही है। और उसके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, सरकमफेरेंस कवर हो रहा है, तो ये सरकमफेरेंस लीनियर माना जाएगा। और ये एक्सेलरेशन भी होगी सरकमफेरेंस पर, तो ये एक्सेलरेशन लीनियर होगी। तो जो मोशन सर्कल में, यानी सर्कल में जो मोशन सरकमफेरेंस पर हो रहे हैं ना, उसको आप लीनियर कंसीडर करते हो। ये बात हमेशा याद रखना, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। देखो, जो मोशन यहाँ पर हो रहे हैं वो तो सर्कुलर है, लेकिन जो यहाँ पर मोशन हो रहे हैं ना सरकमफेरेंस पर, वो लीनियर है, यानी जो बाउंड्री पर हो रहे हैं वो लीनियर मोशंस हैं, यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर्स हैं। जब भी देखो इसका रिलेशन निकल कर आता है। अब इसकी डेरिवेशन में नहीं करा रहा, वो तो आप पहले कर चुके हो, तो यहाँ जस्ट हम रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक बात याद रखना कि अगर आप यहाँ पर एंगल कवर कर रहे हो, तो साथ ही साथ आप सरकमफेरेंस पे भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो। अगर आप सेंटर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो, तो सरकमफेरेंस पर आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो। सही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर जो है वो अगर रेडियस कम ज़्यादा हो जाए तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। सही है, इस बात को याद रखना। तो रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर आप वेलोसिटीज़ के लिए देख रहे हो, इसी को टाइम के रिस्पेक्ट से डिवाइड करा दो, तो ये
v है लीनियर क्वांटिटी है तो ये a बन जाएगा, r तो r ही रहेगा, और ये ओमेगा जो है वो अल्फ़ा आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा को अगर टाइम से डिवाइड कराते हो तो ये अल्फ़ा बन जाता है। तो ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन, और ये आ गया आपके पास वेलोसिटी के लिए रिलेशन, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, a इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। सही है, तो बाकी सारी चीज़ें हो गई। चलो ये पार्ट हमारा कवर हो गया। अब हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और टॉपिक करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है मज़ीद कुछ टॉपिक समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सही है। अच्छा, ये टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर इनमें से पूछ लिया जाता है। अच्छा देखो, लीनियर एंड रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर में भी है। सही है, आपने पढ़ा है ना, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ये लिखी हुई वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसको आप जो है वो सर्कुलर में भी ले जा सकते हो। ये वेलोसिटी है तो जस्ट वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी लिख दो। देखो ये हो गया। अब फाइनल है तो फाइनल, इनिशियल है तो इनिशियल। अच्छा, अब अल्फ़ा ए है तो ए को आप अल्फ़ा से लिख सकते हो। तो याद रखना, तीन काम आप याद रखोगे तो आप किसी भी लीनियर क्वांटिटी को एंगुलर में ले जा सकते हो। वो तीन काम क्या है कि जहाँ पर एस लिखा हुआ उसे आप लिख सकते हो, ठीक है, जहाँ पर एस लिखा हुआ उसे आप लिख सकते हो थीटा, ठीक है, और जहाँ पर आपके पास लिखा हुआ हो ओमेगा उसे आप लिख सकते हो वी कर लो, बल्कि लीनियर वाली साइड है नहीं, वी लिखा हुआ उसे आप लिख सकते हो ओमेगा, और जहाँ पर ए लिखा हुआ उसे आप लिख सकते हो अल्फ़ा। अच्छा देखो, ये वाली कंडीशन बहुत कम ही लग रही होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हो रहा है। देखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, एस लिखा हुआ था तो थीटा कर दिया, और वी लिखा हुआ था तो ओमेगा कर दिया। तो ये तीन चीज़ें याद रखना, आप लीनियर इक्वेशन को फ़ौरन से एंगुलर बना लोगे अगर भूल जाओगे एंगुलर को। तो चलो यहाँ देखते हैं। देखो भाई, ये लीनियर वाली साइड है, ये लीनियर के इक्वेशंस लिखी हुई है, ये एंगुलर की लिखी हुई है। तो s इज़ इक्वल टू वी आई टी, एस को मैंने रिप्लेस कर दिया थीटा से, v को मैंने ओमेगा से, t तो t ही रहेगा, चाहे सर्कल में हो या लीनियर में हो, t चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये आर्क लेंथ से हमने ड्राइव किया, s इज़ इक्वल टू आर थीटा से। तो ये पढ़ा था ना, s इज़ इक्वल टू आर थीटा, तो उससे हमने ड्राइव कर लिया। अच्छा, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s रिप्लेस हो गया थीटा से, v रिप्लेस हो गया ओमेगा से, t तो t ही रहा, हाफ रहा, कांस्टेंट चेंज नहीं होता। a जो है वो रिप्लेस हो गया अल्फ़ा से, बाकी t रहा। सही है। अब वेलोसिटी देख लेते हैं। तो v इज़ इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई, वी एफ माइनस वी आई अपॉन 2, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ लिख लो ए वी ई और यहाँ भी लिख लो ए वी ई। सही। तो देखो ये क्या हो गया, वी एफ था तो ओमेगा एफ हो गया, वी आई था तो ओमेगा आई हो गया, और 2 हो गया। लिख लेना इसे अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ जो है वो ओमेगा एफ, वी आई जो है वो ओमेगा आई, प्लस ए जो है वो अल्फ़ा टी रहा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as, तो s यहाँ पर जो है वो थीटा बनना चाहिए था, ठीक है, s यहाँ पर थीटा बनना चाहिए था। मैं एक बार इसे कंफर्म कर देता हूँ, ताकि वैसे तो बनेगा थीटा, ठीक है, ये थीटा हो गया। सही है। तो 2as, तो ये हो गया 2a हो गया और अल्फ़ा हो गया, a की जगह अल्फ़ा आ गया, s की जगह थीटा आ गया, वी एफ स्क्वायर ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस वी आई ओमेगा आई स्क्वायर हो गया। चलो समझ में आ गई ना बात, लीनियर मोशन को आप कैसे एंगुलर में बदलोगे, यानी लीनियर क्वांटिटीज़ को कैसे एंगुलर में बदला जाएगा। अच्छा, अब पढ़ते हैं सेंटीपिटल फोर्स। देखो भाई, सेंटीपिटल फोर्स क्या है, ये वो फोर्स है जो आपको सर्कल में रखने की कोशिश करती है। सही है। अगर आप कभी सर्कल के अंदर भाग के चेक करो, यानी अगर कहीं पे जो है वो सर्कुलर रैम्प बना हुआ है और आप उसमें अगर भागोगे ना, तो आप चेक करोगे कि एक फोर्स है जो कोशिश कर रही है कि आप सर्कल में ही रहो, यानी सर्कल के सेंटर की तरफ रहो, और इसके अपोजिट एक फोर्स लगती है जो कि सेंट्रीफ्यूगल है। अभी मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। आपने मौत का कुआं देखा होगा, मौत का कुआं यानी वो बाइक वगैरह चला रहे होते हैं, उसके अंदर काफ़ी ख़तरनाक काम है। तो उसमें वो बाइक कैसे चल रही होती है, ग्रेविटी कहाँ चली जाती है, वो नीचे क्यों नहीं आते, वो नीचे इसलिए नहीं आ पा रहे होते हैं क्योंकि वो फिज़िक्स लग रही होती है वहाँ। अब वो फिज़िक्स क्या लगती है, जब वो स्पीड पकड़ते हैं, तो स्पीड में वो घूमना, देखा शुरू में क्या होता है, वो नीचे होते हैं, हल्के जब स्पीड होती है तो वो नीचे ही रहते हैं, लेकिन जैसी स्पीड बढ़ती है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब स्पीड बढ़ जाती है तो दो फोर्सेस लगना शुरू होती है। एक होती है सेंट्रीफ्यूगल, जो क्या करती है, उनको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, और एक होती है सेंट्रीपिटल, जो उनको अंदर की तरफ खींचना शुरू करती है।
तो फिर दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो फिर आप देखते हो रिजल्ट में क्या होता है कि वो उस पर घूमना शुरू हो जाता है, रिम में घूमना शुरू हो जाते हैं, या जो भी उन्होंने मौत का कुआं बनाया हुआ होता है। अब ज़रा इसको ऐसे समझो आप ऊपर से खड़े होकर देख रहे हो ये मौत का कुआं चल रहा है, इसका टिकट होता है 20 रुपये। हमारे टाइम पे 20 रुपये था, अब तो पता नहीं कितना होगा, बहुत साल हो गए मैंने तो नहीं देखा। ये समझ लो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है। अब जब ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगेगी तो बेशक एक्सेलरेशन पैदा होगी, और अगर फोर्स लगेगी ही नहीं तो फिर ये मूव ही नहीं करेगा। तो जब ये फोर्स इस पर लग रही होगी, यानी इस पर यहाँ पर F लग रही होगी, तो एक यहाँ पर ये अप्लाइड फोर्स है, इसको ये लिख लो। तो एक फोर्स आ जाएगी जो इसको सेंटर की तरफ रखने की कोशिश करेगी। मैं पूछूंगा वो फोर्स कौन सी है, तो मुझे पता चलेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब इसके एक अपोजिट में भी आ जाएगी, और इसके अपोजिट में आएगी सेंट्रीफ्यूगल, FF लिख लो, सेंट्रीफ्यूगल, सही है। सेंट्रीफ्यूगल का आपको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मैंने, क्योंकि वो आपके ना बुक में नहीं दिया हुआ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो है जो अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। लिख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स विच इज अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स विच इज अपोजिट टू सेंट्रीपिटल। अच्छा, अब देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फोर्स विच कॉज द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड, यहाँ पर सारी बात छुपी हुई है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सही है। सेंटर ऑफ सर्कल पे रखने की कोशिश करेगी, तो उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अक्सर पूछ लेते हैं वो कौन सी फोर्स है जो सेंटर की तरफ रखने की कोशिश करेगी, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखते हैं। तो भाई देखो, जब फोर्स है, यानी आपको पता है जब फोर्स होती है तो क्या होता है, F इज इक्वल टू ma का कॉन्सेप्ट देखो। जब भी आपके पास फोर्स होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो अब अगर फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उस एक्सेलरेशन को क्या कहोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई एक्सेलरेशन है तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, सही है। इसका फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला है mv²/r, इसका फॉर्मूला है v²/r, सही है। v²/r याद कर लो। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, ये एक्सेलरेशन कोशिश करती है सेंटर की तरफ रहे। अच्छा, इनकी डेरिवेशंस मैं करा चुका हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे नहीं कराना, ये MD के टिकट है। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय टेंशन फोर्स। अब यहाँ पर ज़रा इस टॉपिक को समझो। आपने एक स्पोर्ट देखा है, ओलंपिक देखा करो। मतलब ओलंपिक इसलिए देखा करो क्योंकि उसमें बहुत सारे एथलेटिक्स गेम होते हैं जो कि इंसान को फिट रखने के भी काम आता है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस वाले गेम भी होते हैं उसमें, सही है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, एक आगे जो है वो मैं बना देता हूँ यहाँ पर। एक इंसान है, उसके हाथ में एक रस्सी होती है, उस रस्सी पे आगे एक बॉल बंधी हुई होती है, देखा है ना आपने। फिर जब वो यूँ बॉल को लेके घूमना शुरू करता है तो इस बॉल के अंदर क्या पैदा हो जाता है, क्योंकि वो सर्कल में घूमना शुरू हो जाता है, वो यूँ घूमना शुरू हो जाता है ताकि उसको फोर्स मिल सके, उसको कोई फोर्स मिल सके जिससे वो दूर तक फेंक सके। ऐसा तो नहीं है यूँ करेगा वो दूर जा रहा है मज़े से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको फोर्स पैदा करनी होगी। तो वो सर्कल में घूमना शुरू करता है। ये जो सर्कल में घूमकर हम फोर्स और एक्सेलरेशन पैदा करते हैं ना, ये बहुत काम की चीज़ है। इसको आप आगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, सही है। तो वो यूँ सर्कल में घूमना शुरू कर देता है इस रस्सी से लटकी हुई बॉल को लेकर। अब इस रस्सी के अंदर ना टेंशन पैदा हो जाती है। देखो, इस रस्सी के अंदर कुछ फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। एक तो इसमें टेंशन आ जाती है जिसे हम Ft कह देते हैं, ठीक है। एक इसका वेट हो जाता है जिसे हम Fw कह देते हैं। और जब ये सर्कल में घूमता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाती है। तो टेंशन क्या होती है, टेंशन ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो ज़मीन में गिर नहीं पाता, तो टेंशन आपके पास ज़्यादा होती है। उसमें से माइनस कर देते हैं हम वेट को, तो जो फोर्स आती है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाती है। समझ में आई बात। तो फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आता है, टेंशन इज इक्वल टू Ft मतलब टेंशन फोर्स, mv²r - mg। अब सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है भाई कि टेंशन को इधर, इसको जो है वो इधर ले गए हम, और यहाँ पे Fc पुट कर दिया mv²r, और ये mg पुट हो गया, सही है। तो समझ गए ना मेरी बात। अब इसको देखो, पढ़ भी लो। द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये हो कहाँ रहा है मैंने आपको बता दिया, सही है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ इसे MD गेट के लिए रखना है। अ फोर्स एक्टिंग ऑन बैंकिंग कर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अब एक और स्पोर्ट की बात आ गई, आपने वो वाला स्पोर्ट देखा है
जिसमें स्टेडियम में गाड़ियाँ घूम रही होती हैं, ठीक है, गाड़ियाँ राउंड चक्कर काट रही होती हैं। फार्मूला 1 कार रेसिंग नहीं कह रहा हूँ मैं, फार्मूला 1 कार रेसिंग अलग है, उसमें तो कर्व्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सर्कल में नहीं घूमती गाड़ियाँ। मैं दूसरी रेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नाम नहीं पता मुझे उस रेस का, लेकिन उससे कुछ ख़ास रेस का नाम कहते हैं, कार रेसिंग होती है जिसमें गाड़ी सर्कल में घूमे जा रही होती है। तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो रैंप होता है, यानी जिस रैंप कहते हैं इसे, ठीक है, इस रैंप को थोड़ा यूँ उठा के बनाया जाता है। देखो ऐसे नहीं होता, ऐसे करके बनाया जाता है, एक एंगल बना दिया जाता है। एंगल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि चीज़ आ रही है स्पीड से चीज़ आ रही है, तो चीज़ इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। अगर ये सीधा बना दिया, यूँ सीधा बना दिया फ्लैट, आप बोलोगे सर फ्लैट बना दें, ख़त्म बात। अगर मैंने यूँ फ्लैट बना दिया ना, गाड़ी स्पीड में आएगी ना, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी सॉरी, तो सीधा जाके घुसेगी उसके अंदर, बाउंड्री के अंदर या अवाम में। फिर रेस देखने वालों का तो आपको पता है क्या होना है, सही है। तो इसको यूँ टेढ़ा कर दिया जाता है, कर्व कर दिया जाता है, ताकि फिर जब गाड़ी आए ना तो यूँ घूम जाए इसके ऊपर से, और इसी तरह से उसे टेढ़ा करके बनाया जाता है। तो फोर्स इस पे जो है वो एक्ट कर रही होती है। ये ट्रेन में भी होता है। अगर आप रेलवे स्टेशन गए हो, डिग रोड जाना, डिग रोड पे होता है। डिग रोड में अगर आप जाके खड़े हो, डिग रोड स्टेशन पे खड़े होगे ना, और आप देखोगे पटरियाँ यूँ बनी हुई होंगी, आप बोलोगे पटरी स्ट्रेट क्यों नहीं है? वो यूँ इसलिए बनाई जाती है कि जब ट्रेन स्पीड में आए तो उसको एक रैंप मिले, उसे एक कर्व मिले, और वो यूँ घूम जाए। अगर स्ट्रेट बना दी तो पहिया सामने की तरफ निकल जाएगा, उतर जाएगा। तो समझ में आई ना बात? बैंकिंग कर्व इज टू डिक्रीज द मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और ये कर्व बनाने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाती है आपकी। सही है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब आप यूँ आते हो ना, किसी कर्व पर आते हो, तो आप यूँ यहाँ मुड़ना चाह रहे हो, लेकिन आपकी जो मोशन होती है ना, वो स्ट्रेट लाइन में आपको ले जाने की कोशिश करती है। तो कर्व इसलिए बनाया जाता है कि वो स्ट्रेट लाइन की मोशन खत्म हो जाए, कर्व पे आ जाओ आप। सही है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ मैं, ताकि फिर हमारा टाइम ना वेस्ट हो। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट फर्दर हम मूव करते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है बैंकिंग डिपेंड्स ऑन एंगल एंड स्पीड व्हीकल्स। वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि भाई जब आपके पास कोई चीज़ सर्कल में मोशन कर रही हो, तो उसको हम चाहेंगे कि सर्कल में ही रखें। लेकिन अगर चीज़ बहुत स्पीड से आ रही है, तो वो सर्कल में रहने के बजाय सर्कल से बाहर निकल जाएगी। तो हम थोड़ा सा कर्व बना देंगे, एक एंगल पे जो है वो कर्व कर देंगे, ताकि चीज़ घूम जाए, सर्कल में ही घूमने में मदद मिल जाए। तो वो एंगल आप ये होता है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, कंसीडर अ कार मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। तो हम चाहते हैं कि वो सर्कल में ही रहे, तो कितना एंगल पे हमें कर्व बनाना पड़ेगा कि गाड़ी आए और यूं ही उस कर्व पे घूम के सर्कल में ही मोशन करे। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर। ये v जो है वेलोसिटी ऑफ कार है, रेडियस और ग्रेविटी, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि आप किसी ऑर्बिट में जाओ, उस ऑर्बिट में जाने के लिए आपको एक वेलोसिटी चाहिए होगी, वो होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। मैं समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि हम जो है वो ज़मीन से रॉकेट फायर करते हैं। रॉकेट फायर करने में हमें बहुत ज़्यादा साइंस लग रही होती है, इसीलिए कहते हैं कि रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हम, तो रॉकेट साइंस बहुत मुश्किल होती है। लेकिन थोड़ा आसान करते हैं। अगर आपको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलना है, तो आपको एस्केप वेलोसिटी चाहिए होगी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी आपको चाहिए होगी, जिसकी वैल्यू 11 के करीब होती है, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी से आप क्या होगा कि अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल जाओगे। लेकिन अब चाहते हो आप ऑर्बिट में जाना। अगर ऑर्बिट में आपको जाना है, तो ऑर्बिट में जाने के लिए आपके पास एक वेलोसिटी होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको मैं ज़रा बना भी दूंगा डायग्राम, तो समझ में आ जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ द स्पीड, ये एक स्पीड है या वेलोसिटी है रिक्वायर्ड, जो आपको चाहिए टू अचीव ऑर्बिट, ऑर्बिट में जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है, ये उसके गिर्द एक ऑर्बिट है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑर्बिट में आ जाए। तो इस ऑर्बिट में ले जाने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी देनी होगी, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। जैसे ही हम इसे ऑर्बिटल वेलोसिटी देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑर्बिट में आ जाएगा और मोशन करने लगेगा इस ऑर्बिट के अंदर। और ये हमारी अर्थ है, ये हमारी प्यारी अर्थ है, ठीक है, सही।
अच्छा, अब कितनी वेलोसिटी देनी होगी, ये फार्मूला लिखा हुआ है, g इज इक्वल टू m सेंट्रल। ये m सेंट्रल से मुराद है जो आपका हैवी ऑब्जेक्ट है ना, यानी अर्थ और दूसरा प्लेनेट भी हो सकता है, जुपिटर, मार्स, तो उसका मास है और ये रेडियस है, यानी आप ऑर्बिट से कितना दूर हो, सेंटर से सेंटर लिया जाता है इसे, ठीक है। अच्छा, अब टाइम पीरियड क्या होता है कि एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑब्जेक्ट इस वन पोजीशन पर है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर गया, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर गया, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर, और फिर दोबारा यहाँ पर आ गया वन पोजीशन पर। तो वन से वन तक आने में उसे कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड है। अब उसको निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये है, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये है 4π² r³ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको याद होगी आई होप, और m सेंट्रल, ठीक है। मैं ग्रेविटेशनल की वैल्यू लिख देता हूँ, अगर आप बच्चों को याद नहीं है तो वो आपको याद आ जाएगी, सही है। बाकी तो उम्मीद है आपको आसान है, बाकी चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, बस ये छोटी मोटी चीज़ें मुश्किल थी। तो ये g की वैल्यू लिख लो, g इज़ इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg, सही है। बाकी तो वैल्यूज़ कांस्टेंट है। अब आते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो भाई, इनर्शिया लीनियर में भी पढ़ा था, इनर्शिया वहाँ पे क्या काम कर रहा था लीनियर में, कि अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है तो मोशन करती रहे, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी रहे। इनर्शिया का ये काम है। क्या काम है? दो काम है। अगर चीज़ मोशन कर रही है तो मोशन करती रहे, रुकी हुई है तो रुकी रहे। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ रुकी हुई है, आप उसे मोशन कराने की कोशिश करोगे, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, सही है। अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, जैसी गाड़ी वाला ब्रेक मारेगा लेकिन आप आगे की तरफ जाओगे, क्यों? क्योंकि इनर्शिया बोलेगा क्यों रुक रहे हो, चलते रहो। तो इसी तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में भी ये चीज़ है कि अगर आप मोशन कर रहे हो तो आपका मोशन कंटिन्यू रहेगा, अगर आप रुके हुए हो तो आप रुके रहोगे, सही है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ द बॉडी बाय विर्चू ऑफ इट्स रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काम करेगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा ना हो। देखो, आप फोर्स लगा रहे होगे ताकि एक्सेलरेशन पैदा हो, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप बोलेगा भाई एक्सेलरेशन पैदा मत करो, यानी ये अपोजिट में लग जाएगा। बात समझ में आई? तो जैसे इनर्शिया लीनियर में था, इसलिए इनर्शिया एंगुलर में भी है, लेकिन एंगुलर के लिए इसे हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फार्मूला आ गया हाफ इज इक्वल टू mr², मगर ये फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ जगहों पे एप्लीकेबल होगा। अब फॉर एग्जांपल शेप चेंज होता रहेगा, ये फार्मूला बदलता रहेगा। कैसे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडी। अगर आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा होता है मैं बना देता हूँ, इस तरह का आपके पास सिलेंडर है, ठीक है। अगर आपके पास सिलेंडर है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपके पास इस तरह का होगा, जो मैंने आपके लिए लिख दिया। अच्छा, अब ये सिलेंडर पूरा फिल्ड है, मैं इसको कलर कर देता हूँ। आपने देखा होगा ना, सिलेंडर मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं तो वो अंदर से खाली होते हैं, ये खाली नहीं है, ये पूरा फिल है, गैस से फिल नहीं है भाई, मैं बता देता हूँ क्या चक्कर है। आपने मेरे पास है नहीं, ये इस तरह से है, ये पूरा फिल है। आपने फॉर एग्जांपल तसव्वुर करो, ये आपके पास ढक्कन है, इसके अंदर भी मेटल भरा हुआ है, बाहर भी मेटल भरा हुआ है, पूरा फिल है। तो ये इस तरह का सिलेंडर है, फुल फिल सिलेंडर है, गैस वगैरह से नहीं, मेटल से फिल है, सही है, यानी पूरा लोहे का है, कोई खाली जगह नहीं है। होलो सिलेंडर क्या है? इस तरह का एक फिल सिलेंडर होगा आपके पास, ठीक है, एक फिल होगा, लेकिन बीच में सुराख होगा, ठीक है। ये पूरा फिल होगा, मगर होलो का मतलब क्या है? बीच में आपके पास होल पाया जाएगा, इस तरह का होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जी बिल्कुल सर, समझ रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, इस तरह का बीच में होल होगा, बाकी पूरा सिलेंडर आसपास से लोहे से भरा हुआ होगा। तो जो आपके पास ऊपर वाला सिलेंडर था उसका फॉर्मूला था हाफ mdr², और नीचे वाला जो है वो हाफ ma² + b²। इनर रेडियस आउटर रेडियस है ये, सही। अब अगर स्फीयर है, स्फीयर तो आपको पता है। अच्छा देखो, ये खाली वाला स्फीयर नहीं है, हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ वो पूरी तरह से भरी हुई है, उसके अंदर लावा है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, उसके अंदर चीज़ है, वो भरी हुई है, खाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ये बॉल टाइप नहीं है हमारी अर्थ। बॉल क्या होती है? ऊपर से बस सरफेस होता है, अंदर से खाली, ऐसा नहीं है। समझ लो ये एक हार्ड बॉल है, हार्ड बॉल यानी क्रिकेट की जो हार्ड बॉल होती है ना, वो है, ये रबड़ वाली बॉल नहीं है। तो ये पूरा अंदर से भरा हुआ है स्फीयर, ठीक है। अंदर से भरा हुआ होने के मतलब इसके अंदर पूरा ये फिल है,
खाली नहीं है, अंदर गैस मौजूद नहीं है बीच में, ठीक है, इसलिए कलर कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जैसे अर्थ वगैरह तो उसके लिए होगा 12/5 mr²। सही है, तो ये जो है वो आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देखो क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन बॉडी possessed when it moves around when it's move in circle। अगर कोई बॉडी आपके पास सर्कल में मूव कर रही है तो उसके बाद उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी, उसी चीज़ को आप कहते हो आपके पास एंगुलर मोमेंटम। डायग्राम बना दूंगा और अच्छी बात समझ आ जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन या अमाउंट ऑफ मोशन अ बॉडी हैज इट्स रिवॉल्व इन सर्कल। अब इसको क्यों निकाल लें, इसको इसलिए निकाल लें, अगर ये ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है और कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही है, उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो आपको अगर उस चीज़ को रोकना है तो आपको टॉर्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात, यहाँ से डाउट क्लियर होगा। अगर कोई चीज़ हल्की है और उसको आपको रोकना है, यानी उसका एंगुलर मोमेंटम कम होगा, तो कम फोर्स चाहिए होगी, तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम को स्टडी करते हैं। पढ़ा देते हैं एंगुलर मोमेंटम, ये बात बताते नहीं हैं, लेकिन जब दिल से पढ़ाते हैं तो ये बात हम बता देते हैं आप लोगों को। मैं तो बता देता हूँ हर बार, फिर आप लोग कहते हो सर लंबी कर रहे हैं आप, तो ये बातें बताने में लंबी हो जाती हैं। सही है, बात समझ में आई? मैं फिर बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, क्यों एंगुलर मोमेंटम को स्टडी कर रहे हैं, ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है जब आपके पास ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है। अब अगर ये ज़्यादा आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है, यानी बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है, अब इसे रोकना है तो टॉर्क ज़्यादा लगाना होगा। अगर ये कम आ रहा है और बॉडी को आप रोकना चाह रहे हो तो टॉर्क कम लगाना होगा। इसलिए आओ ज़रा इधर पढ़ते हैं, इससे करते हैं। अच्छा, फॉर्मूले इसके देख लो, 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों पूछ लिए जाते हैं। एक R क्रॉस P। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन इसकी बुक वाली देख लो, जो कि समझ में तो आपको आती नहीं है लेकिन बस लिखी हुई होती है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस। बहुत आसान है। अच्छा देखो, ये R क्रॉस P, और आपको पता है P लीनियर मोमेंटम है, यहाँ लिखा हुआ भी लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम आपके पास होता है mv। तो ये क्रॉस हटा दो ये, क्योंकि ये एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर प्रोडक्ट भी है। एंगुलर मोमेंटम भी सब वेक्टर प्रोडक्ट, याद रखना, लिख लो वेक्टर प्रोडक्ट है, पूछ लिया। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा इसे। अच्छा, ये आ रहा है तो क्या होता है, इस P को खोलोगे तो mv आएगा, तो ये आपके पास ये इस तरह आ जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस में खोलोगे तो R क्रॉस P। अब ज़रा इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये आपके पास हो गया रेडियस, ये आपके पास हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैंने कहा था जो भी चीज़ सर्कमफेरेंस पर है वो लीनियर में काम कर रही है, यानी लीनियर में वेलोसिटी होगी सर्कमफेरेंस पर, मोमेंटम भी लीनियर ही होगा, और आपके पास एक्सेलरेशन भी लीनियर है, डिस्प्लेसमेंट भी लीनियर है। इतनी प्यारी बात कर दी मैंने आप लोगों के लिए। तो देखो, ये इस तरह से होगा P, सही है, ये R। तो अगर R क्रॉस P करोगे तो एंगुलर मोमेंटम बनेगा। ये तीनों फॉर्मूले याद रखना। अब आ जाओ ज़रा बच्चों, पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी कंजर्व रहेगा। कब कंजर्व रहेगा? जब इसके ऊपर कोई टॉर्क ही ना लग रहा हो, टॉर्क ज़ीरो। फॉर एग्जांपल देखो, जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ आया, ज़रा इधर आओ, टेंशन नहीं लो, समझा रहा हूँ। जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर आया L, वही एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर भी आ गया L। देखो, दोनों को L L लिखा है। ऐसा क्यों हुआ? देखो, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होना चाहिए था या कम, या यहाँ पे कम ज़्यादा, तो डिफरेंस आता कुछ, तो ये कंजर्व नहीं रहता। दोनों जगह पे सेम आया। क्यों सेम आया? क्योंकि आपको पता है जब भी आपको कोई चीज़ सर्कल में मूव करानी है आपको टॉर्क देना पड़ता है उसे। अभी टॉर्क का अगला टॉपिक है हमारा, मतलब अगला टॉपिक है, इसके बाद पढ़ाऊँगा, अभी पढ़ा रहा हूँ। तो टॉर्क देना पड़ता है, ठीक है। टॉर्क क्या करता है? टॉर्क लगाना पड़ता है। टॉर्क आपके पास फोर्स R क्रॉस F होता है, यानी आपको फोर्स देनी पड़ती है। तो फोर्स देते हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन आती है। जब यहाँ भी एंगुलर मोमेंटम सेम, यहाँ भी वही आया, इसका मतलब है कि टॉर्क तो ज़ीरो था, टॉर्क ज़ीरो रहा, जब तो कोई एक्सेलरेशन नहीं पैदा करी। तो इसी वजह से आपके पास ये कंडीशन बनी। अब ये मैंने यहाँ लिख दिया है, अब इसको मैं मिटा के यहाँ ज़ीरो कर देता हूँ। बात क्लियर हुई सर? बात क्लियर हो गई, सही है। यानी टॉर्क नहीं है, टॉर्क होता तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाता, कंजर्व नहीं रहता, या कम भी हो सकता था। कम कैसे होता कि यहाँ पर फोर्स कम थी, यहाँ पर ज़्यादा आ जाती, तो क्या होता? डेल्टा L माइनस 3। ये असल में मैं एक बात बताऊँ, ये जो इंक इसके अंदर डली हुई है ना, ये जिस कंपनी की है
वो कंपनी अच्छी है, ठीक है, अच्छी है वो कंपनी। तो एल एफ माइनस एल आई इक्वल टू डेल्टा एल हो जाता। तो ये एल एफ हो गया। एल एफ का मतलब क्या है कि आपका जो लीनियर और जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ये ज़्यादा आ रही है, ये वाली वैल्यू कम आ रही है, तो इससे क्या होगा कि ये नेगेटिव में आएगा। तो बस समझा रहा हूँ कि कंजर्व क्यों नहीं रहेगा, लेकिन दोनों सेम आ जाएगा। जो देखो ये एल आई भी एल आ रहा है, सेम आ रहा है, और एल एफ भी एल आ रहा है, सेम आ रहा है। जब दोनों सेम आएंगे तो ये जो डेल्टा एल यानी ये जो डेरिवेटिव ऑफ एल अपॉन टी निकालोगे ये ज़ीरो आ जाएगा। चलो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, मुझे फील आ रही है, आपको फील आ गई है, बात समझ आ गई है। लेकिन अगर फिर भी ना आया हो तो पूछ लेना, वीडियो खत्म नहीं हो रही, अभी अगले टॉपिक पढ़ते हैं। चलो तो अब हम जो है वो आगे के टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें टॉर्क और एक दो टॉपिक छोटे छोटे। तो स्टूडेंट अब जो है वो आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं, टॉर्क। वैसे तो टॉर्क पहले होना चाहिए था क्योंकि हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने वहाँ बता दिया था, अब यहाँ बताता हूँ। देखो भाई टॉर्क क्या करता है, टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है जब कोई चीज़ सर्कल में मोशन कर रही होती है। समझ में आई? देखो बहुत सिंपल बात है। देखो टॉर्क बेसिकली एक फोर्स है, ठीक है। देखो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप चाह रहे हो इसे मूव कराना, यहाँ से यहाँ पर लाना, तो क्या ये खुद ब खुद आ जाएगा? नहीं, कोई फोर्स देनी होगी। तो वो जो फोर्स आप इसे दोगे वो होगी टॉर्क। और टॉर्क क्या करेगा? टॉर्क आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा। जितना टॉर्क होगा उतना ही ज़्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कि ज़्यादा आपका तेज़ी में जो है वो एंगुलर वेलोसिटी कवर हो रही है, यानी आपका डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, ज़्यादा तेज़ी में आप आगे जाओगे। सही है। देखो अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये होगी आपके पास सेंटर और ओरिजिन और वर्टेक्स, ठीक है। ये आ गया आपके पास आपका, ये आ गई आपकी पोजीशन पी आई, ये आ गई आपकी पोजीशन पी एफ। सही है। अच्छा अब ये वाला ये जो है ना ये रेडियस है, इसी रेडियस को कहा जाता है मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म, सही है, मूवमेंट आर्म हो गया। तो आप जब यहाँ पर क्या करोगे, जब आप यहाँ पर टॉर्क लगाओगे तो टॉर्क लगाने की वजह से आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी, यानी यहाँ पर आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन इधर जो है वो कम होगी, लेकिन जब पैदा होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर आके ज़्यादा हो जाएगी। बात क्लियरिटी में आ गई? इसको बना लेना अपने पास। अब देखो टॉर्क की दो तीन डेफिनेशन होती हैं। एक तो सीधी सीधी ये भी कह दिया जाता है टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स, लेकिन ये बात कभी भी एक्सप्लेन नहीं हो रही कि ये है क्या। एक्सप्लेन इन डेफिनेशन से होगा। द टर्निंग इफेक्ट, देखो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है ना, टॉर्क लग रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, लेकिन इस एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से टर्निंग इफेक्ट नहीं पैदा हो रहा, ये इफेक्ट नहीं पैदा हो रहा। देखो टर्न हो रहा है ना भाई, सही है। ऑफ द फोर्स, देखो फोर्स की बात भी आ गई। अबाउट द एक्सिस, एक्सिस ये रहा आपका, ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह लो इसी को, इज कॉल्ड टॉर्क। या थोड़ा और आसान कर लो, टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ऑर्बिट। सही है, बात सारी क्लियर हो गई। अच्छा फॉर्मूला देख लो, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आर क्रॉस एफ, यानी टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, रेडियस कर लो या मूवमेंट आर्म कर लो, आर क्रॉस एफ, मूवमेंट आर्म एंड फोर्स, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा यूनिट आपको इसका पता है, यूनिट भी लिख देता हूँ मैं इसका, चलो आसान हो जाएगा। यूनिट आप इसका है न्यूटन सेकेंड, सॉरी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। मीटर आ रहा है रेडियस की वजह से, न्यूटन आ रहा है फोर्स की वजह से। अच्छा इसको जाउल नहीं लिखना कभी भी इसे हम जाउल नहीं लिखते। आपने कभी भी ये नहीं दिखा होगा कि हाँ, ये अक्सर पूछ लिया जाता है न्यूटन मीटर किसके बराबर है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे होते हैं कि टॉर्क का यूनिट जाउल है, तो इसको जाउल नहीं लिखना कभी भी। आप बोलो सर सेम ही तो है, तो जाउल लिख देता हूँ, जाउल नहीं होता ये, सही है। तो देखो ये मोमेंट आर्म हो गई, आर फोर्स हो गई। अच्छा अब थोड़ा सा एक रिलेशन समझ लेते हैं, उसके बाद टॉर्क क्लियर हो गया हमारा। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ये फॉर्मूला है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी यानी डिपेंड करना। तो टॉर्क जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करेगा। अच्छा एक छोटी सी बात, ये रिलेशन है आपके पास टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि जितना ज़्यादा टॉर्क होगा, देखो बात क्लियर है, जितना ज़्यादा टॉर्क होगा
मूवमेंट इनर्शिया उतनी ज़्यादा कोशिश करेगा कि मोशन ना हो, रेजिस्टेंस आए। बात क्लियर है ना? देखो, जितनी तेज़ हवा चल रही होगी मुझे उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा आगे जाने के लिए, जितनी हल्की हवा होगी मुझे उतना कम वर्क करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और रेजिस्टेंस पैदा करेगा मोशन में। याद रखने से भूलना मत। चलो, यहाँ पर बात ख़त्म होती है। आई होप अच्छी समझ में आ गई होगी बात। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जो है वो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, क्योंकि देखो ग्रुप में आपको MCQs के PDF मिलेंगे, टेस्ट मिलेगा, तो जो ये लेक्चर मिला है उस वहाँ पर उससे जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पर मैं यूट्यूब पे नहीं सेंड कर सकता क्योंकि उसका टेस्ट बनाना होता है ना, रिज़ल्ट बनाना होता है, तो बहुत सारे बच्चों का हम काम नहीं कर सकते। मतलब अगर मैंने यूट्यूब पे शेयर किया तो 1000, 2000, 4000, 5000 बच्चा टेस्ट देगा तो रिज़ल्ट कैसे बनेगा? मुश्किल हो जाएगी ना बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ग्रुप में आ जाना, तो वहाँ पर हम आपके लिए काम करते रहते हैं, चीज़ें आपको देते रहते हैं। पूरे साल की फ़ीस है 4500। आपने देखा कि मैं किस तरह से आपको खड़े होकर पढ़ाता रहता हूँ। अभी भी लेक्चर जो है ये 51 मिनट प्लस हो जाएगा, तो आप लोग आ जाना, ठीक है? तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। और आखिर में एक बात कहूँगा कि भाई नोट्स ज़रूर बना लेना, वरना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा इस लेक्चर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।